हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड यूनिट जूलॉजी की स्टार्ट हो गई थी। इसमें 3 लेक्चर आपको मिल गए हैं। फोर्थ लेक्चर जो आज है इसमें हम टाइप्स ऑफ डीएनए और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, क्रिक ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जंतु विज्ञान थर्ड यूनिट चल रही थी, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन क्रोमोसोम इसी के बारे में पढ़ना था। 3 लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको वीडियो, ठीक, चेक करिए वहाँ पे। फोर्थ लेक्चर है ये थर्ड यूनिट का। यूनिट बोलो या चैप्टर बोलो, तीसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर है। इसमें टाइप्स ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन एमसीक्यू या 1 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी शॉर्ट नोट जो सब्जेक्टिव टाइप अगर लिखित आपका पेपर हुआ तो उसमें शॉर्ट कमेंट पूछा जाता है 3 से 4 नंबर तक। तो आज का गोल यही है, टाइप्स ऑफ डीएनए और सेकंड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो डीएनए जो है कई सारे टाइप के होते हैं। बी डीएनए होता है, ए डीएनए होता है, ई डीएनए, डी डीएनए, सी डीएनए, कई सारे टाइप होते हैं। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। जो जेड डीएनए है आपका, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि लेफ्ट हैंडेड कौन है, राइट हैंडेड कौन है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बनता है। जेड डीएनए जो है आपका, ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, विंड्स टू लेफ्ट इन जिग जैग मैनर। मतलब ये है, आपने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा वो सिंपल इस तरीके का होता है। अभी हम स्ट्रक्चर डिटेल में आपको बताएंगे आगे, ठीक। इस तरीके से डीएनए होता है। लेकिन ये जो जेड डीएनए है, इसमें क्या होता है, इसमें जिग जैग इस तरीके से, हेलिकल तो होता ही है, उसके अलावा ये आपस में जिग जैग ऐसे ऐसे होता है, ठीक। ऐसे ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें सिन और एंटी एडिशन होता है नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में। इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रिच ने और नॉर्डिम वैंग, ये 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी स्टडी किया था सन 1984 में। इट इज लॉन्ग एंड थिन कंपेयर टू बी डीएनए। जो हमारा बी डीएनए होता है, एक्चुअल में जो वास्तविक डीएनए है, ज़्यादातर हमारे जो सेल्स में पाया जाता है वो होता है बी डीएनए। जो वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने भी बी डीएनए का ही मॉडल दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किस डीएनए का था, तो वो आपका बी डीएनए है। बी डीएनए के कंपेयर करो अगर इससे, तो ये लॉन्ग होता है। जेड डीएनए जो है आपका बी डीएनए से लॉन्ग होता है, लेकिन पतला होता है, थिन होता है। और क्या डिफरेंस है इसमें, और दूसरा डिफरेंस है, और डिफरेंस बहुत सारे अभी यहाँ पे लिखा है ना, बी डीएनए एंड डी डीएनए, जेड डीएनए, इसमें डिफरेंस यहाँ पे भी बताएंगे आपको। अब हम बात करते हैं सी डीएनए की। सी डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए भी बोला जाता है, पूरक डीएनए, हिंदी में बोलते हैं पूरक डीएनए, या बोलो आप कंप्लीमेंट्री डीएनए। ये भी राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड। लेकिन जेड डीएनए आपका ये लेफ्ट हैंडेड था। ये इकलौता लेफ्ट हैंडेड है जिस पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। मतलब कि जो दक्षिणावर्त घुमा हुआ डीएनए होता है वो कौन सा होता है, तो आपको बताना है जेड डीएनए। सी डीएनए एक्सियल राइज ऑफ 3.32 एंगस्ट्रोम पर बेस पेयर, और इसमें एक टोटल 9.33 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। कहने का मतलब ये जो आपका एक हेलिक्स है, एक टर्न होता है डीएनए का, उसमें 9.33 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और 19 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। इसका जो व्यास है, ये वाला डायमीटर, ये कितना होता है, 19 एंगस्ट्रॉम, जबकि बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे देखो ना, लिखा है हेलिकल डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए में आपका 18 होता है। तो इस तरीके से अलग अलग है, यही सब क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। डी डीएनए जो होता है, इसमें 8 बेस पेयर होते हैं पर हेलिकल। ये जो हेलिक्स है पूरा, इसमें ओनली 8 बेस पेयर होते हैं। हेलिक्स कहने का मतलब इस तरीके से समझिए, ये पूरा एक हेलिक्स है डीएनए का। तो इसमें बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, ये होते ना इस तरीके से लगे होते हैं बेस पेयर। तो ये इनका नंबर जो है अलग अलग प्रकार के डीएनए में अलग अलग होता है। तो डी डीएनए में आपको 8 बेस पेयर ही देखने को मिलेंगे पर हेलिक्स। ई डीएनए, बी डीएनए,
तो अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। जनरली हम बी डीएनए को पढ़ते हैं। जो बी डीएनए है इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कॉपी में या बुक में जो बनाते हो आप, कॉपी में बुक में छपा होता है, वो कौन सा होता है? बी डीएनए होता है। और इसी को वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में डबल हेलिक्स के मॉडल के रूप में फंक्शनल मॉडल प्रस्तुत किया था। यहाँ पे ये आपको डिफरेंस लिखा हुआ है बी डीएनए एंड जेड डीएनए में। यहाँ से पॉइंट ये याद रखने आपको, क्योंकि क्वेश्चन उठ के आता है। कॉइलिंग अगर देखा जाए तो बी डीएनए में राइट हैंडेड होती है, जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड। मतलब ये दक्षिणावर्ती घुमा होता है और ये वामावर्ती घुमा होता है जेड डीएनए। नंबर ऑफ ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप होती है। ग्रुप मतलब खांच, ठीक। एक मेजर होती है, एक माइनर होती है। और जेड डीएनए में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है जो कि माइनर होता है। बेस पेयर पर टर्न, मतलब एक पूरे हेलिक्स में एक जो घुमाव होता है डीएनए का, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। इस तरीके से 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ पे आपको जेड डीएनए में टोटल 12 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। हेलिकल पिच, इसमें 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको पता है ना, एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है टोटल वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आपको 44.6 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर ज़्यादा है। भाई ये हेलिक्स की लंबाई लिखी हुई है 34 एंगस्ट्रॉम, तो इसमें टोटल कितने हैं? 10 बेस पेयर है, तो ये थोड़ा कम होगा। यहाँ पे 12 है, मतलब 2 बेस पेयर ज़्यादा हो गए इसके बीच में, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हेलिकल डायामीटर जो होता है ये वाला आपका, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। जो चौड़ाई है इसकी, ये कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो होता है 18 एंगस्ट्रॉम होता है। न्यूक्लियोटाइड कन्फॉर्मेशन, इसमें एंटी पैरेलल आपको मिलेगा, प्रति समानांतर, जो बी डीएनए होता है आपका। जेड डीएनए में ये प्यूरिन और पिरिमिडिन अलग अलग प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। इसमें सिन और एंटी वाला सिस्टम होता है। सिन और एंटी, प्यूरिन्स सिन एडिशन दिखाएंगे और पिरिमिडिन्स जो होते हैं एंटी एडिशन शो करते हैं। तो इसको आप नोट करिए। फिर हम बात करते हैं सीधा वाटसन एंड क्रिक मॉडल की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वाटसन क्रिक मॉडल से पूछे जाते हैं। अब हेडिंग लगाएंगे आप, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए या डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलेगा। पीडीएफ नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक। तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। हेडिंग लगाओगे अब, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ बी डीएनए। अगर बी डीएनए ना लिखा हो, सिर्फ डीएनए लिखा हो, तब भी आप बी डीएनए का ही एग्जाम में बनाओगे, ठीक। या इसी को बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इसको किसने दिया था, तो क्वेश्चन में ही लिखा है वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक। नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था इनको। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा योगदान एक और साइंटिस्ट थे, विल्किंस का भी था, ठीक। इनको भी सम्मिलित किया गया था नोबेल प्राइज में, लेकिन ज़्यादातर बुकों में लिखा होता है वाटसन एंड क्रिक। तो इन्होंने सबसे पहली बात बी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किस सन में दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये बेसिक चीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, डबल हेलिक्स, ठीक है। एक जो हेलिक्स है पूरा, एक हेलिक्स
इसकी जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थाइमिन है, साइटोसिन गुआनिन, फिर है गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। ठीक, थाइमिन किससे जुड़ता है? एडेनिन से साइटोसिन, गुआनिन से गुआनिन, साइटोसिन से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बेस पेयरिंग होती है। टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक हेलिक्स में। ठीक, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और एक हेलिक्स जो है इसकी पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। भाई जब 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर हैं तो 2 बेस पेयर के बीच की कितनी दूरी होगी? पूरी है 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल बेस पेयर कितने हैं? 10। तो 2 जो बेस पेयर हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जो कि आपको याद रखनी है। अगर इसके हम डायमीटर की बात करें, मतलब जो इसका व्यास होता है, पूरी ये चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। चलो अब इसको थोड़ा सा डीएनए हम और डिटेल में बनाते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम मोलिकुलर बेस पे बनाएं, आणविक तौर पे, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, जो डीएनए होता है इसका नाम ही क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और ये किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, 2 चेन होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन से मिलकर बना होता है। एक आपकी ये वाली चेन रही, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होगा, और क्या होगा इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और इसमें क्या होगा? नाइट्रोजिनस बेस होंगे, ठीक, नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन, पाइरिमिडीन में क्या आता है? थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये 5 टाइप के आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें एक पेंटोज शुगर होगी, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और इन 5 में से कोई एक नाइट्रोजिनस बेस होगा। इस तरीके से समझिए। ये है आपकी, मान लीजिए एक पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज शुगर। ठीक, पेंटोज शुगर क्यों? क्योंकि इसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें 5 मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3, ये है 4, और इससे जुड़ा हुआ 5वां कार्बन होता है जिसपे OH एक लगा होता है, CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का। अब इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ता है? 3 नंबर पे जो कार्बन है यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक, और 1 नंबर वाले कार्बन से आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नाइट्रोजिनस बेस। अब ये जो बना है यहाँ पे 5 नंबर पे भी फॉस्फेट एक जुड़ेगा। ठीक, कैसे जुड़ेगा? क्योंकि अगला वाला जो होगा, देखो यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए आप कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे डीएनए में ही हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, फिर भी डीएनए में जो बात वाटसन एंड क्रिक ने बताया था वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे।
चीज़ों को आप बराबर साथ ही साथ नोट भी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से देखिए, ये पेंटोज शुगर है, इसके 3 नंबर कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है। वो जो फॉस्फेट ग्रुप इसके 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है वो अगली शुगर के 5 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो ये शुगर है इसमें देखो फिर से 3 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा है और अगली शुगर से वही फॉस्फेट 5 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। तो 3 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, मतलब जो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है ये एक शुगर के 3 डैश एंड से जुड़ता है और दूसरी शुगर के 5 डैश एंड से जुड़ता है। जो आपकी इस तरीके से वो चेन बनी होती है ना, ये सिंगल चेन इसी तरीके की बनी होती है और एक दूसरी इसी तरीके की सामने से होती है और उसमें बेस पेयरिंग होती है। तो ये क्या हो गया, शुगर, ये फॉस्फेट आपका जुड़ा है। फॉस्फेट किसके किसके बीच में जुड़ता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक शुगर के 3 डैश एंड से और दूसरे शुगर के 5 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। ये थर्ड वाला कार्बन और 5th वाला कार्बन। जो इसका फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट होगा हर शुगर में, और ये है पहला कार्बन C1। यहाँ से आपका नाइट्रोजनस बेस होता है। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन जुड़ा है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन 5 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका साइटोसिन जुड़ा हुआ, क्या है जुड़ा, साइटोसिन, और यहाँ पे C1 पे क्या जुड़ा है, ग्वानिन। तो इस तरीके से जुड़ा है। अब इसके सामने इसी तरीके के आपको बेस पेयरिंग देखने को मिली। एक 2 3 4 नंबर कार्बन, यहाँ पे CH2OH होगा। ठीक, सेम यहाँ थर्ड नंबर पे फॉस्फेट जुड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन होगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और अगले वाले के 5 नंबर से जुड़ेगा। ये होगा फॉस्फेट और यहाँ पे CH2 होगा जिससे ये जुड़ेगा। ठीक, फिर से ठीक है, तो इस तरीके से ये बने होंगे। अब यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे कौन सा होगा, और जब यहाँ एडेनिन है तो इसके सामने क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ क्या होगा, गुआनिन होगा। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे ये दोनों चेन है वो आपस में जुड़ी होती है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये किसने बताया था, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ के कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक, प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो मात्रा होती है वो डीएनए में बराबर होती है, क्योंकि एक चेन में अगर एडेनिन है तो दूसरे में थाइमिन है। अब देखिए एडेनिन क्या है, प्यूरिन, और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन। मतलब जितने प्यूरिन्स होंगे डीएनए के अंदर उतने ही पिरिमिडिन होंगे। यहाँ देखिए साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा है, तो साइटोसिन कहाँ आ रहा है, पिरिमिडिन में। ग्वानिन किस में आता है, प्यूरिन में। मतलब एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से जुड़ता है, तो जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। तो टोटल जो अमाउंट होता है नाइट्रोजनस बेसेस का प्यूरिन और पिरिमिडिन का हर एक डीएनए में बराबर होता है। इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो C1 कार्बन है, ये वाला C1 कार्बन और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में 51 डिग्री का कोण होता है। जो एंगल होता है वो कितना होता है, 51 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगर ये 2 शुगर के बीच की बात करी जाए, ये क्या है, ये है पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर, दो पेंटोज शुगर के बीच की जो डिस्टेंस है ये 11 एंगस्ट्रॉम होती है। टोटल डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये तो 20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये तो वही डायमीटर है ना, ये जो इस तरीके से आप बनाते हो ये वही डायमीटर है। लेकिन जो दो शुगर है, बिटवीन टू शुगर, इसके जो बीच की लेंथ है वो होती है 11 एंगस्ट्रॉम। तो ये सभी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। यही है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ये सभी चीजें पूछी जाती है, ठीक। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? एडेनिन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है थाइमिन से। यूरेसिल डीएनए में अब्सेंट होता है, यहाँ पे लिख लीजिए यूरेसिल जो है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक। डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है। अगर आरएनए की बात करोगे तो वहाँ थाइमिन नहीं होगा, एडेनिन से कौन जुड़ेगा? यूरेसिल जुड़ेगा, ठीक, आरएनए के केस में। साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में, ठीक। और इन दोनों का अनुपात जो है हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ये किसने बताया था? चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ये बात सही होती है। ये जो आपका है ये है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, तो आप नोट ही कर लिए होंगे, कहीं से लिखा हुआ है। ये जो बॉन्ड है एक पेंटोज शर्करा के 3rd वाले कार्बन से और दूसरे के 5th कार्बन के बीच में जो फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो देखो ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों ओर बॉन्डिंग किए हुए हैं। ये होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई मतलब दो एस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, एक इस वाले शुगर से और एक इस वाले शुगर से। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। और बीच में इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल जो आपका डीएनए है उसमें क्या होता है? शुगर होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर शुगर होगा, फिर फास्फोरस होगा। इस तरीके से पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। और जो ये शुगर है आपका, शुगर के बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से निकले होते हैं, ठीक। शुगर, इससे नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी चेन होगी फास्फेट ग्रुप और शुगर की, शुगर फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो डीएनए की बैकबोन होती है वो किस चीज की बनी होती है, ठीक। यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा, ठीक। तो इस तरीके से फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इधर भी फॉस्फेट शुगर होता है। और शुगर से जो फर्स्ट कार्बन होता है, पहला कार्बन, वहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जुड़ा होता है। और इन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये था टाइप ऑफ डीएनए एंड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस तरीके का होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, प्रत्येक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। तो प्रत्येक 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका जो डायमीटर होता है टोटल दो एंटी पैरेलल चेन्स होती है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 2 शुगर के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 2 शुगर के बीच में जो फॉस्फेट है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया होता है। और C1 कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड का एंगल होता है ये 51 डिग्री होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, ठीक। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हम हमारे सिलेबस में पढ़ना है। अब न्यूक्लिक एसिड भाई 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए के बारे में हम अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।